गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो ये सेशन है वो है आपकी करंट अफेयर्स के बेस्ड टॉप 50 क्वेश्चंस पर है। आप लोगों को बिल्कुल ऑन बोर्ड शो हो रहा होगा, ये अप्रैल मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली हम लोगों की एक सीरीज चलाई जा रही है फ्रॉम जनवरी से लेकर के टिल नवंबर तक की ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। चूंकि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो इसे ही देखते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की जो है ये एक सीरीज लाई गई है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जनवरी देखा, फरवरी देखा, मार्च देख लिया है और आज की क्लास हमारी अप्रैल पे बेस्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास पर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, जो आपके पूरे मंथ ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, इस अभ्यास का मेजबान देश फ्रांस था, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। एंड थर्ड है, यह एक बहुपक्षीय अभ्यास था। थर्ड क्या है? यह एक बहुपक्षीय अभ्यास था। नाउ पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? केवल 2 और 3, केवल 3, 1 और 2 दोनों, एंड 1, 2 और 3, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? यह अभ्यास का मेजबान देश फ्रांस था, बिल्कुल सही है। भारत ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया था और यह एक बहुपक्षीय अभ्यास था। कहने का मतलब है इसके विभिन्न देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, जैसे जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गई, इटली हो गई। तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार से एक आया कि युद्धाभ्यास है और ये नाम दिया गया है ओरियन अभ्यास, कहाँ पे किया गया है, तो फ्रांस में किया गया है। तो ये तो एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार के आपके एक्सरसाइज किए जा रहे हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। हालांकि क्वेश्चंस जो है आपका आगे और क्वेश्चन मिलेगा अभ्यास के ऊपर, और यहाँ चूंकि स्पेस भी नहीं है ताकि मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा और बता सकूं विभिन्न अभ्यासों के नाम को लेकर के, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगी उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान की शून्य टीम ने, एक्चुअली ये जो शून्य टीम आप देख रहे हैं, यह शून्य का मतलब SHUNY, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है इसका। इंग्लिश में वो जीरो वाला नहीं है, शून्य टीम, क्योंकि टीम का नाम रखा गया है शून्य। हैज स्कोर्ड सेकंड प्लेस इन द सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन दिया गया है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो फिर फर्स्ट कौन सा था? क्योंकि चूंकि पूछा गया है चैलेंज में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है आपका वॉल। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप, हाँ इसी जगह, चलिए इसी जगह हम लोग लिख लेते हैं वॉल टीम, ठीक है। कौन सी है फर्स्ट में? यहाँ इस जगह ही लिख ले, वॉल स्टेट, ओके, वॉल स्टेट यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये? यह यूनिवर्सिटी कहां है? अमेरिका में है, US, ओके। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ओके, ब्रिटिश कोलंबिया सेकंड। तो ये किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन, सॉरी ये थर्ड पोजीशन पर, क्योंकि सेकंड में हमारा क्या है? सेकंड में हमारा IIT बॉम्बे है, ओके। सेकंड में हमारा IIT बॉम्बे है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ चूंकि अब बात की जाती है, इनको जो स्टूडेंट्स थे उनको एक टास्क दिया गया था कि आपको करना क्या है कि जीरो एनर्जी हाउस निर्माण करना है, जीरो एनर्जी हाउस, ओके। इसके तहत आखिर सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज है क्या? अमेरिका में किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति कार्बन के उत्सर्जन में, कार्बन के एमिशन में फर्स्ट पोजीशन पर है। कार्बन एमिशन की बात आए वो तो चाइना हो जाएगा, लेकिन अगर कार्बन प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर टास्क दिया गया है और आप उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें करीब 32 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंतर्गत हमारा IIT बॉम्बे की जो टीम रही, जिसका नाम है शून्य टीम, ने जो है सेकंड पोजीशन प्राप्त किया। तो इसमें ये हो गई। अब इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा, जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण करना था, जीरो एनर्जी हाउस, ओके। ये टास्क दिया गया था, क्लियर। नाउ अमेरिका को लेकर, हाँ, और कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था, ये तो मेंशन नहीं है, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी को भी जो है सेकंड पोजीशन पे भी आई है। दूसरी चीज है, अमेरिका के बारे में इतना लिख लें कि यह आपका प्रति व्यक्ति, ओके, लिखने के काम को जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको याद रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन
में क्या है, यह फर्स्ट पोजीशन पर आपका अमेरिका है, इसको ध्यान रखना है कार्बन के उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति में। दूसरी चीज है आईआईटी मद्रास को आप यहाँ देख रहे हैं, आईआईटी मद्रास को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि अभी फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि किसी यूनिवर्सिटी के परिसर को भारत से बाहर खोला गया है, और वो है आपका आईआईटी मद्रास, जिसका परिसर की स्थापना कहाँ की गई है, इसके परिसर की स्थापना तंजानिया में की गई है। अभी कुछ दिन पहले तंजानिया की कौन थी वहां पे, जो राष्ट्रपति तंजानिया के सामिया उल कहाँ आई हुई थी, भारत आई हुई थी, और प्लस ये जेएनयू भी गई थी जहां इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी, ठीक है, तंजानिया की ही, और तंजानिया में इसका परिसर खोला गया है। दूसरी चीज यहाँ पे एक आईआईटी दिल्ली भी देख रहे हैं, ओके, आईआईटी दिल्ली, तो फर्स्ट आपका आईआईटी मद्रास हो गया, सेकंड आपका आईआईटी दिल्ली है जिसका परिसर भारत से बाहर खोला जा रहा है, और वो कहाँ खोला जा रहा है, यूएई में। कहाँ खोला जा रहा है यह, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के कहाँ पर, अबू धाबी में। ये नेक्स्ट ईयर 2024 से ये काम करेगा, अबू धाबी में यह खोला जा रहा है। क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, कोई ओपिनियन भी देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं। नाउ ये हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ताले वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ताले वन्यजीव अभ्यारण्य। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो ताला वन्यजीव अभ्यारण्य देख रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, किस राज्य में पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है। ओके, नाउ ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं ताले वन्यजीव अभ्यारण्य आखिर है क्या। तो ताले से एक ध्यान रखिएगा, ताला यहाँ पे क्या है, ताले एक घाटी भी है। ओके, ताले क्या है, एक घाटी है, और यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा और क्या है, एक जैव विविधता, ताले क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ओके, हॉट स्पॉट को भी ध्यान रखिएगा, ये एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है। नाउ इसके अलावा जो ताला अभ्यारण्य जिसको आप देख रहे हैं, ये किसके लिए है, इसको बोला जाता है कह सकते हैं तितली जो होती है ना, तितली जिसे हम पहले पकड़ते थे, तितली, ठीक है, वो तितली ओके, तितली अभ्यारण्य, ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस ताले वन्यजीव अभ्यारण्य को तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की मांग की गई है। ओके, तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की मांग की गई है, घोषित करने की क्या की गई है, मांग की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, जैव विविधता, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, ताले वन्यजीव अभ्यारण्य घाटी है, अभ्यारण्य है। इसके अलावा यह जैव विविधता हॉटस्पॉट है जिसको तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की मांग की गई है, ठीक है। अब बात आती है चूंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कुछ टाइम पहले अभी क्या किया गया, जीआई टैग जो दिया जा रहा है उसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था, 3 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। ओके, क्या क्या नाम है लिख लेते हैं, याक चुरपी, फर्स्ट है याक चुरपी, याक जिसे हम लोग स्कूल के टाइम में पढ़ोगे, वाई फॉर याक, है ना, बच्चों के भी अगर आप देखेंगे जो एनिमेटेड जो एनिमल्स वगैरह दिखाते हैं उनके चैनल पे जो आता है ना, तो उस पर देखिएगा याक, अगर नहीं समझ में आए तो उस वाले याक को उसमें देखिएगा। वह जो याक चुरपी है, दिस इज वन काइंड ऑफ मिल्क, क्या होता है, इससे दूध जो है जो मिलता है इस याक से, वो बहुत प्रोटीन युक्त होता है। मतलब ये सोच लें कि वहाँ के लोग पनीर की जगह क्या खाते हैं, इसी दूध का ही इस्तेमाल, जो पनीर को कहते हैं ना कि पनीर खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए भी, मतलब बहुत फायदेमंद रहता है आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस पनीर का जो निर्माण होता है जिस दूध से करते हैं, तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि मतलब अगर इन लोगों को सब्जी के रूप में, हम लोगों के लिए पनीर क्या होता है, कभी कभी हमें मिलता है ना, कभी कभी हमारे घर में अगर पनीर बन जाए तो इंसान एक की जगह 2 रोटी खा लेता है, ठीक है। तो पनीर की वो वैल्यूज कहाँ होती है, नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में भी है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में, तो लोग वहाँ सब्जी के समान, जैसे हम लोग सब्जी को खाते हैं डेली, अपने डेली रूटीन लाइफ में सब्जी में क्या होती है, आलू मस्ट होती है ना, ये जरूर मिलेगा आपको, प्रत्येक घर में मिल जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोग आलू को यूज करते हैं, तो यहाँ के लोग याक चुरपी यानी वो जो दूध है उसको इसी प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। नाउ तो ये हो गया याक चुरपी। दूसरी क्या है, खाओ
खाओ ताई का मतलब होता है, इसको आप खामती चावल कर लें, खामती चावल, खामती चावल। इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है खाओ ताई के बाद तांगसा, तांगसा वस्त्र। ये किस प्रकार का वस्त्र होता है? आपको लगेगा कि महिलाएं क्या की हैं, लुंगी पहनी हुई हैं, उस तरह का आपने देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आजकल तो यूट्यूब ऑनलाइन हर कुछ जो है घर बैठे बैठे दिख जाता है, चाहे वो आप किसी जगह गए हो या ना गए हो। तो जिस तरह से लुंगी लपेटा हुआ रहता है ना, और ऊपर में एक टी शर्ट जो होता है, टी शर्ट तो नहीं होती है वो, शॉर्ट, हाँ टी शर्ट भी बोल रहे हैं, या शॉर्ट टॉप होता है, और उसके ऊपर एक दुपट्टा ऐसे बांध कर, तो उसी को बोला जाता है तांगसा वस्त्र। ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। तो क्या क्या हो गया, याक चुरपी, खाओ ताई यानी खामती चावल, इसे खामती चावल बोला जाता है, एंड तांगसा वस्त्र को। ये 3 उत्पाद हैं अरुणाचल प्रदेश के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अप्रैल 2023 में G7 जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी? ऑप्शन है यूके, यूएसए, जापान, फ्रांस। तो पूछा है किस देश ने अप्रैल 2023 में, किस देश ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। अब बात आती है चूंकि G7 को लेकर के, हाँ एक चीज और है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बैठक किस पे थी, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी। अगर याद ना रहे कि किस बैठक को जापान ने संबोधित किया या मेजबानी की, तो ध्यान रखिएगा, जौ से जलवायु और जौ से जापान। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक को भी अप्लाई कर लिया कीजिएगा, जौ से जलवायु और जौ से जापान। अब बात आती है चूंकि G7 को लेकर के, 1975 स्टैब्लिश्ड इन 1975 हो गया। G7 में कौन कौन से कंट्री हो? G7 में कनाडा, इससे पूछ लेता है, G7 का पूछ लेता है, क्योंकि इसमें 7 ही कंट्रीज है, तो याद रखना आसान है। G20 का बहुत कम पूछता है, ओके, कि उसके कौन कौन से कंट्री हैं, यानी EU को लेकर के बाद बाकी जो आपका 19 है उसके बारे में थोड़ा सा कम चांसेस रहता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इसको हमेशा क्या करेंगे, मैप के थ्रू ध्यान रखिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। इटली, जापान हो गया, और आपका क्या हो गया, यूएस हो गया, यूएस। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ये सभी इसके क्या है, ये सभी के सभी इसके सदस्य देश हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2028, 2020, 2030, 2032, 2035। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 2030। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक ऊर्जा मिश्रण में, किसमें, ऊर्जा के मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 15%, यानी ये कितना था, 6% था, जिसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, 15% जो है इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना था, 6% था, ओनली ये 6% था। ठीक है, अब बात आती है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम एवं, हालांकि इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इट्स नॉट दैट मच, छोड़ दीजिए इसे आप। ठीक है, मंत्री कौन रहे हैं किसके, तो पेट्रोलियम गैस मंत्रालय, तो इसको रहने दें। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवाचार श्रेणी के तहत किस कार्यक्रम को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हर घर जल योजना, फर्स्ट, सेकंड है समग्र शिक्षा, थर्ड है राष्ट्रीय कोविड-19 टीका कार्यक्रम, एंड फोर्थ है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कि नवाचार श्रेणी के तहत पूछा है, किस कार्यक्रम को लोक प्रशासन में, किसमें बोला गया है, लोक प्रशासन। ओके, लोक प्रशासन। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसके तहत पूछा है कि किस कार्यक्रम को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कोविड-19 टीका कार्यक्रम। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि नवाचार श्रेणी के तहत इसको पूछ लिया गया है। बराबर दिया जाता है, लेकिन ये मंथ ऑफ अप्रैल का चूंकि हम लोग देख रहे हैं, तो अप्रैल मंथ के लिए राष्ट्रीय कोविड-19 टीका कार्यक्रम जो है यह होगा आपका। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, क्योंकि नवाचार, इसमें बहुत सारी श्रेणी है, तो नवाचार का पूछा है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब बात आती है, चूंकि क्या बोला गया है कि यह कब दिया जाता है, तो यह जो लोक प्रशासन जो दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, यह आपका 16वां सिविल सेवा दिवस,
उस दिन यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, क्योंकि सिविल सेवा दिवस है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ये 16 जो आपका सिविल सर्विस डे है, इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को, और उसी दिन यह जो है अवार्ड जो है या पुरस्कार जो है दिया जाता है 21 अप्रैल। फर्स्ट थिंग ये हो गया। अब बात आती है कि हमारे किसको दिया गया है, तो नवजात श्रेणी के तहत राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम, यानी इनका संबंध किससे हो गया? हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। ओके, चलिए अब पूछा जाए कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी इन 2006, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर 2014 इसका पुनर्गठन किया गया। अगेन इन 2020 में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया। इसको ध्यान रखना है, अगेन इन 2020 में इसका पुनर्गठन जो है किया गया। तो ये संबंध किससे हो गया आपका? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से। इसके विभिन्न श्रेणी है, नवाचार हो गया, इसके अलावा भी अन्य श्रेणियां हैं, और इसमें जो है चेंजिंग आते रहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, इसमें चेंजिंग भी आते रहती है, तो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है कि किस मंथ का पूछ रहा है, क्या दे रहा है। नाउ अब हमारे पास है हर घर जल योजना। ये है हमारे पास हर घर। एक्चुअली मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है उस साइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होने के कारण, और चूंकि क्वेश्चंस जो है काफी बड़े बड़े भी हैं, तो इसलिए उस साइड अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट वर्ड्स जो है वो छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी उनकी जो साइज है वो छोटे होंगे, तो आप लोगों को विजिबिलिटी नहीं हो पाएगा। तो खैर चलिए, मुझे खुद परेशानी होती है इस साइड उस साइड करने में, लेकिन खैर कोई नहीं। हर घर जल योजना ऑप्शन है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? हर घर जल योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? बस इस योजना को कब लाया गया था उसको नोट डाउन कर ले। इन 2019 में जल शक्ति मंत्रालय, है ना, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत इस योजना को लाया गया था। हर घर जल योजना, कहने का मतलब है कि हर घर में क्या है, नल का जल जो पहुंचना चाहिए, और इसका लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। कब तक रखा गया था? 5 साल का था ना, 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत डिटेल जाएगा, क्योंकि सबसे पहला कौन सा राज्य था जो पूर्णतः नल का जल प्राप्त करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे बनेंगे, लेकिन हम लोग उतना डीपली इसमें नहीं जाएंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि हर घर जल योजना 2019 में लाया गया था, और इस कब तक का? 2024 तक सरकार का लक्ष्य था। नाउ नेक्स्ट है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ओके, डी आप ये देख रहे हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की गई आकांक्षी जिला की? तो इसका आप लोग लिख लें, इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में, ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम। बस इसके इतने सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर ध्यान रख लें, क्योंकि एग्जाम में आपके 1 वर्ड में पूछेगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नाउ स्क्रीनशॉट आप लोग जब करें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट्स जो आपको लगे आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 जो है यह आयोजित किया गया? फर्स्ट, चलिए पहले आप लोग क्वेश्चंस को मैं ऐसे रखती हूँ। किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 जो है आयोजित हुआ? फर्स्ट है वाराणसी, सेकंड है भोपाल, एंड थर्ड है नई दिल्ली, फोर्थ है धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस मंत्रालय की पहल है? चूंकि क्या है यह वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन, ओके, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ये क्या है? पहला है। ओके, ये फर्स्ट है। ये जो शिखर सम्मेलन आप देख रहे हैं ये फर्स्ट है। फर्स्ट आपका पहला वैश्विक बौद्धिक जो है शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। मंत्रालय पूछा जाए तो संस्कृति, ओके, इस मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, ओके, जी किशन रेड्डी इसके मंत्री हैं। अब बात आती है कि सहयोग किसका था? मंत्रालय तो ये थी, लेकिन इसको करवाने में सहयोग किसका रहा? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, या इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ओके, परिसंघ, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC, इसको क्या बोला जाएगा? IBC।
ठीक है, आईबीसी ये सबसे बड़ा बौद्ध परिसंघ है, सबसे बड़ा, आप देख ही रहे हैं अंतरराष्ट्रीय है, ये क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध परिसंघ है। बौद्ध परिसंघ, ओके, सबसे बड़ा बौद्ध परिसंघ। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली, ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है कि अन्य देशों के साथ इसका संस्कृत और जो आपके डिप्लोमेट रिलेशंस हैं, है ना, वो बहुत बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से तो किया जा रहा है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय है तो अन्य देशों के साथ कल्चरल सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो डिप्लोमेट रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। ओके, चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। अप्रैल 2023 में उड़ान योजना के किस दौर की शुरुआत की गई? क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में में उड़ान योजना की किस दौर की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए उड़ान 4, उड़ान 5, उड़ान 6, उड़ान 3। ओके, ये दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल में किसकी शुरुआत की गई थी? उड़ान 5 की गई थी। उड़ान 5 की गई थी अप्रैल में। ओके, अप्रैल में उड़ान 5 की। आखिर इस उड़ान योजना को स्टार्ट कब, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2017 में। ठीक है, घोषणा की गई थी 2016 में। 16 में अनाउंसमेंट था, शुरुआत हुई थी 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। नाउ उड़ान जिसे क्या बोलते हैं? उड़ान अगर इंग्लिश वाला टर्म देखेंगे तो क्या होगा? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। ओके, उड़े देश का आम नागरिक। अब ये चूंकि क्या किया गया है, अभी यहाँ पर ये इसकी 5 उड़ान 5 को जो लॉन्च किया गया है, तो इसके तहत इसकी 2 कैटेगरीज की गई है। जैसे एक है श्रेणी 2 एंड एक है श्रेणी 3। ओके, श्रेणी 2 में कितनी सीटें होंगी? 20 से लेकर के 80 सीट्स होंगे। 80 सीट्स होंगे। ओके, इतने सीट होंगे। और इसमें क्या होंगे? मोर देन 80 सीट्स। 2 कैटेगरी की होगी ये उड़ान 5, मोर देन 80 सीट्स। ठीक है, ओके। अब बात आती है हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? मंत्रालय और मंत्री जरूर याद रखिएगा। कौन है उड्डयन मंत्री? कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, हमारे कौन है ये? उड्डयन मंत्री हैं। कौन है ये? हमारे उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री। ओके, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस उड़ान योजना का नाम से समझ में आ रहा है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी छोटे शहर को या हो, या छोटा शहर हो या आपका मध्यम शहर हो, उसको क्या करना, आप बड़े शहर से जोड़ सकते हैं, है ना, यानी वहां पे हवाई सेवा की तरह उसको सुगम बना सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ओके, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 का 7वां संस्करण किनके बीच आयोजित किया गया? द 7th edition of joint military exercise अजय वारियर 23 was held between which of the following? ऑप्शन ए भारत और यूएसए, भारत और थाईलैंड, भारत और फ्रांस, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय वारियर। मैंने आप लोग को कल भी बताया था, चलिए हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अजय वारियर किसके किसके बीच में है? यह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी किसके किसके बीच में है? भारत और यूनाइटेड यानी यूके के बीच में अजय वारियर। इसके अलावा कुछ और, जैसे आपका हो गया भारत और यूएसए, इसके साथ कौन से हैं? ब्रज प्रहार। ठीक है, इनके अभ्यास को क्या बोला गया है? ब्रज प्रहार। नाउ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य अभ्यास को, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया। ओके, इनके बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया हिंद। ऑस्ट्रेलिया हिंद। ओके, ऑस्ट्रेलिया हिंद। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका। इसको क्या बोला गया? अभ्यास मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, अभ्यास मित्र शक्ति, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य एक्सरसाइज, जैसे भारत उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान
क्या बोला गया? दस्तलिक। भारत उज्बेकिस्तान दस्तलिक। ओके। भारत कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में शॉर्ट में लिख दे रही हूं, कजाकिस्तान क्या होगा? काजिंद, कांजेद, काजिंद एक्सरसाइज कहा गया। और हम लोग कर सकते हैं ये हो गया। इसके अलावा चलिए भारत ऑस्ट्रेलिया वॉरियर तो हम लोगों ने देख ही लिया है। और भी आने से, हाँ भारत चीन कर सकते हैं, भारत चीन, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये एक्सरसाइज हो गए। ओके, हैंड इन हैंड। और कोई एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं जो, हाँ एक और देखिए, भारत नेपाल, भारत नेपाल क्या होगा? सूर्य किरण। भारत नेपाल के बीच में एक्सरसाइज होते हैं वो कौन है? सूर्य किरण। 17 अभी किया गया है हाल में ही, कौन सा है? सूर्य किरण, सॉरी सूर्य किरण 70 है, 17। सूर्य किरण 17 किया गया है, ठीक है, सूर्य किरण 17, इसको ध्यान रखना, 17 है। नाउ भारत नेपाल हो गया, और हम लोग इसके अलावा और कौन से हो जाएंगे? तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं। अगर बोला जाए कि वरुण किया जाता है तो भारत फ्रांस वरुण किया जाता है ना। भारत अफ्रीका, भारत अफ्रीका क्या होगा? उसको इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, अफ्रीका इंडिया EX, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि AF अफ्रीका हो गया, IND इंडिया हो गया, EX क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज हो जाएगा। तो इतने जितने आप एक्सरसाइज यहाँ देख रहे हैं, इन सबों को ध्यान रखिएगा कि किसका किसके साथ होता है। भारत बांग्लादेश बोला जाए अगर, भारत बांग्लादेश, हालांकि यहाँ भारत बांग्लादेश में यहाँ लिख दे रही हूँ, भारत बांग्लादेश क्या होगा? बांग्लादेश। संप्रीति, सिम्बैक्स क्या है? भारत सिंगापुर सिम्बैक्स, स्पेस नहीं है यहाँ पे, छोड़ दीजिए, ठीक है, भारत सिंगापुर सिम्बैक्स। क्लियर? नाउ एक बार आप लोग इसका जब भी एक, हालांकि मैं यहाँ तो ये पूरे को एक बार आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो इस क्रम में ये ऐसे रहेगा, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए मैंने कहीं से कुछ ऐसा नहीं है, वो याद हो गया है। रीजन क्या है? क्लास जब आप अटेंड करते हैं उससे पहले जैसे एक्सरसाइज आया, तो एक्सरसाइज में करना केवल एक को नहीं पढ़ना है, सभी को पढ़ जाना है, जितना ज्यादा आप याद कर सकें, जितना आप याद कर सकते हैं। अजय बैरियर का 7वां शरण किनके बीच आयोजित किया गया? तो भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजन हुआ था? कहाँ किया गया था? ये यूके में ही इसकी आयोजन किया गया, यूके में आयोजन हुआ था, यूके में आयोजन किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के मनमदुरई गांव के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तमिलनाडु के मनमदुरई गांव के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? ऑप्शन है मिठाई, आम, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को दिया गया है GI टैग। एंड GI टैग के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि बिहार के पेपर को आप लोगों को देना है, तो बिहार के किन किन खाद्य उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो बिहार के टोटल जो है 6 उत्पाद को GI टैग दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के 6 जो उत्पाद हैं जिनको खाद्य उत्पाद जिनको कि क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। GI टैग अगर पूछा जाए कि रिसेंटली यानी इन 2023 में रिसेंटली किसको दिया गया है, तो मिर्चा चावल, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण का है। कहाँ का है? मिर्चा चावल। ओके, मिर्चा चावल अभी इससे कुछ टाइम पहले दिया गया है। मिर्चा चावल कहाँ का है? ये पश्चिमी चंपारण। सबसे इसका ईस्वी भी लिख ले, 2023 में दिया गया है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का क्या है? मिर्चा चावल। पश्चिमी चंपारण का नाम अगर आए तो इसमें एक और नाम ध्यान रखिएगा, चंपारण मटन, है ना, काफी चर्चित है, जो कि ऑस्कर के लिए क्या हो गई थी? नोमेट हो गई थी। चंपारण मटन, यहाँ की चंपारण मटन। आजकल इस नाम से रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, है ना, चंपारण मटन के नाम से रेस्टोरेंट भी जो है आपके खुल गए हैं, काफी जगह में मिलेगा इसका। आई थिंक ब्रांच काफी जगह बन गया है चंपारण मटन का। ओके, तो मिर्चा चावल को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य उत्पाद जो बिहार के लिए, क्योंकि GI टैग में होता क्या है, अधिकांश ये देखने को मिलेगा कि वो क्या करता है, अपने स्टेट को पूछता है, लेकिन बाई चांस फिर भी कहाँ नहीं जा सकता है, करंट अफेयर्स समुद्र है। तो चलिए कोशिश हम लोग की रहेगी कि हम लोग एज मच एज GI टैग को भी देख लें। मिर्चा चावल हो गया, कतरनी चावल, कतरनी चावल, मिर्चा चावल, जर्दालू आम,
जर्दालू, आम, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों भागलपुर के हैं, भागलपुर के। ओके, भागलपुर के। इसके अलावा, ये तो भागलपुर के हो गए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जर्दालू आम हो गया, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मगही पान, ये कहाँ का हो गया? मगही पान आपका हो गया नवादा। ओके, नवादा का मगही पान। इसके जर्दालू आम, मगही पान। शाही लीची, मुजफ्फरपुर, शाही लीची कहाँ का है ये? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। इसके अलावा मखाना, मिथिलांचल का मखाना यानी दरभंगा, मिथिलांचल, मिथिलांचल यानी दरभंगा। ठीक है, दरभंगा साइड में मखाना की जो खेती अधिक होती है। तो कितने होगा टोटल? आप बिहार के कितने? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आपके जीआई टैग हो गए। सर्वप्रथम जीआई टैग किसको दिया गया था? सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। सबसे पहला जीआई टैग जो है, फर्स्ट जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय। ओके, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जो है जीआई टैग दिया गया है। नाउ, और एक चीज यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी तक तो इस तरह से पूछा, अगर बाई चांस पूछ लेता है कि भारत के सबसे शीर्ष वो 5 राज्य कौन से हैं जहाँ की सबसे अधिक जीआई टैग दिया गया है, तो सबसे पहले लिख ले यूपी। ठीक है, यूपी, यूपी के सबसे अधिक वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। फर्स्ट में यूपी है, फर्स्ट में यूपी है। सेकंड में आपका तमिलनाडु है, सेकंड में कौन सा होगा? तमिलनाडु का। यहाँ के उत्पादों को सबसे अधिक जीआई टैग दिया गया है। और उसके बाद है आपका कर्नाटक, कर्नाटक जो है यह थर्ड पर है, कर्नाटक थर्ड पर है। ठीक है, थर्ड पर कर्नाटक है, यानी यूपी फर्स्ट, सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड कर्नाटक। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किन मतदाता समूहों के लिए वोट फॉर होम का विकल्प पेश किया है? क्वेश्चन को देख लें फिर से। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किन मतदाता समूहों के लिए वोट फॉर होम का विकल्प पेश किया है? ऑप्शन ए, वे व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक के हैं या दिव्यांग हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, वे व्यक्ति जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या दिव्यांग हैं। वे व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या महिला मतदाता हैं। एंड फोर्थ लास्ट है, वे व्यक्ति जो विदेश में हैं या दिव्यांग हैं। ठीक है, तो अब चूंकि बात की जा रही है किसकी? चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होगा। किन मतदाता समूहों के लिए वोट फॉर होम का विकल्प? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर इसका बी होगा, बी इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। वो व्यक्ति जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या दिव्यांग है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग जिसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके साथ ही चूंकि हम लोग 25 जनवरी देख लिए, और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है यह? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अगर बात की जाए कि 24 को अगर हमने देखा तो 23 को भी देख लेते हैं। 23 जनवरी यह मनाया जाता है पराक्रम दिवस। इसका संबंध किससे है? नेताजी जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से। किससे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस जयंती, जयंती। कब हुआ था इनका जन्म? कब हुआ था? 23 जनवरी इन 1897, इन 1897। नाउ ये तो बात हो गई, थोड़ा सा हम लोग हट गए क्योंकि चूंकि इतना आया था तो एग्जाम में ये तीनों पूछता है, इसलिए मैंने तीनों को एक क्रम में करवा दिया, अदरवाइज ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हट गया था। अब बात आती है, चूंकि 25 जनवरी 1950 चुनाव आयोग किस भाग में आता है? इसको अगर भाग की बात की जाए, जो कि पूछता भी है, चुनाव आयोग भाग 15, आर्टिकल कितना से कितना है? आर्टिकल 324 टू 329 चुनाव आयोग। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार,
चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार। इनका क्रम कौन सा है? 25वें है, 25th है ये चुनाव आयुक्त के रूप में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इस बार का जो चुनाव होना है, यानी जो चल रहा है आपके 5 राज्यों में, थर्सडे को शायद तेलंगाना में है ना, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है, ओके। तो ये जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो इसका एक चुनाव आइकॉन बनाया गया। तो किसको बनाया गया इस साल चुनाव आइकॉन? इस साल चुनाव आइकॉन किसको बनाया गया? चुनाव आइकॉन किसको बनाया गया? चुनाव आइकॉन किसको बनाया गया है? राजकुमार राव। मेरी शादी में जरूर आना, ऐसी कुछ मूवी है ना, चर्चित मूवी, मेरी शादी में जरूर आना या मेरी शादी में आना। राजकुमार राव, राजकुमार राव, जिसकी जो गाना भी है बहुत फेमस हो गया है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, यही है ना, राजकुमार राव के ऊपर बेस्ट मूवी है ना। हर किसी को भी देखो आजकल पीसीएस नहीं बना तो वही गाना लग जाता है, और अधिकारी बन जाते हैं। तो खैर तो अच्छी बात है कि कोई भी गाना लगे ना लगे, अधिकारी बन गए, अच्छी बात है। तो राजकुमार राव, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने इनको बनाया गया। अब जो कि आगे देख लेते हैं, चुनाव जो किए गए हैं वो 5 राज्य हैं जहां पर इस साल चुनाव जो करवाया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं? 5 राज्य जहां अभी चुनाव 7 नवंबर से स्टार्ट हुआ, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लें 5 राज्यों के नाम। हालांकि इसमें एक्चुअली मैं इसलिए लिख रही हूँ, आपके पेपर नेक्स्ट मंथ में है ना, दिसंबर में है। बिहार का इस तरह से थोड़ा सा राजनीति को जोड़ के क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है ये पूछ ले। आपको एक तरफ आपके क्वेश्चंस में ये 5 स्टेट का या 4 स्टेट का नाम दे देगा, एंड साइड बी में आपको विधानसभा की सीट दे देगा, बोलेगा मैच करने के लिए। ये संभावनाएं हैं। या राज्यपाल का नाम देगा, बोलेगा मैच करो, या सीएम का नाम दे देगा, बोलेगा मैच करो। ये संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरे सीएम को नहीं देखेंगे, राज्यपाल को नहीं देखेंगे, हम लोग केवल यहाँ पे चूंकि चुनाव आयोग है तो जितनी विधानसभा सीट है उसको देखेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे तो जहां नोट्स बना रहे होंगे वहां पर आप लोग वहां के गवर्नर प्लस वहां के सीएम कौन है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ तो क्या होगा इसका, अगर बात की जाए कि सबसे पहले चलिए राजस्थान का नाम लिखते हैं। राजस्थान, पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म। राजस्थान में सीट कितनी है, या फिर यहां लिख दे दो, राजस्थान में सीट कितनी है? 230। सॉरी, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए आप एमपी से। ओके, एमपी से ही स्टार्ट करें, ज्यादा सही रहेगा। एमपी में कितनी सीटें हैं? एमपी में है आपकी 230 सीट। इसको ऐसे लिख लें, बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा एग्जाम में। एमपी, उसके बाद आप लिखिए सेकंड में कौन सा है? राजस्थान, जहां इलेक्शन किया गया है। राजस्थान कितनी सीटें हैं? 200 सीट हैं। लेकिन सीट तो यहाँ 200 है, बट यहाँ पे जो इलेक्शन किया गया वो 199 सीट्स पे किया गया। कितने सीट पे किया गया? 199। क्यों किया गया है, क्यों किया गया, इसका रीजन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इसमें कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में करीब करीब आपकी सीट हो जाएंगी, यहाँ पे 90 लिख ले। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, 90 छत्तीसगढ़ में 90। और फोर्थ है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीट हैं तेलंगाना में। एंड द लास्ट वन मिजोरम, कितनी सीटें हैं मिजोरम में? 40 सीटें हैं। 40 विधानसभा की सीट है, 40 विधानसभा की सीट है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जिसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जिसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब वीडियो देखें तो आई थिंक पूरा लोकेट होना चाहिए। जहां देख लीजिए, मैंने यहाँ पर चुनाव आयोग, ये सारे इंफॉर्मेशंस, एंड एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मैंने ये लिखा है। विधानसभा की सीट लिखी है क्योंकि थोड़ा ज्यादा वो भर गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है फटाफट। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? सोनम वांगचुक, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, AR नारायण मूर्ति। क्या नाम है? AR नारायण मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन ए सोनम वांगचुक। मैंने कल की क्लास में या प्रीवियस क्लास में बताया था, भूटान नरेश आए थे अभी भारत 8 दिन के दौरे पे। उनका नाम क्या है? नामग्याल वांगचुक। तो ये जो लद्दाख वाले लोग होते हैं ना, उनका वांगचुक थांगचुक ऐसा नाम होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कहाँ के? लद्दाख के। इन्होंने क्या किया था? एक आइस स्तूपा बनाया था, आइस स्तूपा, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्चुअली मेन पर्पस क्या है कि लद्दाख में जल संकट जो हो रही है उसको सॉल्व करना। मेन पर्पस क्या है? लद्दाख के जल संकट को सॉल्व करना। लद्दाख का जो
है ना, या फिर इसको आप ऐसे, लद्दाख के जल संकट का क्या करना है, सॉल्व करना। जितने भी वाटर प्रॉब्लम्स है, जितने भी जिस टाइप के भी वाटर प्रॉब्लम्स है लद्दाख के, उसको क्या करना, सॉल्व करना, यानी लद्दाख में जल संकट का सामना करना, सॉल्व करना। तो इसके उन्होंने क्या किया, एक तरकीब बनाया, मतलब आइस स्तूपा, यानी होता है कि वन काइंड ऑफ ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर, आर्टिफिशियल ग्लेशियर के ऊपर, ठीक है, ये इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है लद्दाख में जो पानी की समस्या है, पानी का संकट है, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इसको ऐसा किया, और इसको उनको कौन सा दिया गया, संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार जो है यह दिया गया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक एट प्रेजेंट जो हैं, इनके बारे में, हालांकि ये कहाँ, इनके बारे में लिख सकते हैं आप लोग कि ये स्टूडेंट्स एजुकेशनल, ओके, एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ओके, लद्दाख के क्या है, ये लद्दाख के क्या है, फाउंडर डायरेक्टर एट प्रेजेंट, फाउंडर डायरेक्टर, ठीक है, ओके। अब इससे पहले जो संतो कबा मानवता पुरस्कार है, ये इससे पहले रतन टाटा को भी दिया जा चुका है। किनको किनको दिया जा चुका है देख लीजिए, रतन टाटा को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, सत्यार्थ कैलाश, है ना, सत्यार्थ कैलाशी को भी दिया गया था। क्या नाम था उनका, सत्यार्थ कैलाश, जो ये थे ना सत्यार्थी, क्या कैलाश सत्यार्थी, है ना, उनको भी दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार जो है दिया गया है, संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार। इसके अलावा सुधा मूर्ति को दिया गया है, सुधा मूर्ति नाम है, यहाँ नारायण मूर्ति है ना, नारायण मूर्ति नाम है, लेकिन सुधा मूर्ति को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और भी नाम है, किरण कुमार को भी दिया गया है, जो आपके वहाँ वाले हैं, किरण कुमार इसमें थे ना पहले डीआरडीओ में, उनको भी दिया गया है। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर केवल रतन टाटा है, इसलिए रतन टाटा को ध्यान रखिएगा कि रतन टाटा को दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया है, नोबेल पुरस्कार सत्यार्थ कैलाशी या कैलाश सत्यार्थी, जो भी व्हाटएवर आप याद रखें। तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र पुरस्कार जीता है? Which state has won the national award for the best implementation of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो किसने जीता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ए इज योर राइट आंसर, कर्नाटक। कर्नाटक ने विश्व का, कर्नाटक के बारे में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो कर्नाटक ने क्या किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया? इन 2016 में। एंड थर्ड, कर्नाटक जो है, कर्नाटक का जो प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, कर्नाटक का हुबली, ओके, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। गोरखपुर जो था उसको पीछे छोड़ दिया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कर्नाटक का हुबली, हुबली, ओके। इसके अलावा कर्नाटक को जो आपका हुबली जो बोला जाता है कि यहाँ पर होयसल राजवंश के जो 13th सेंचुरी के बहुत सारे मंदिर मिले हैं, उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल है ना कर्नाटक का हम्पी। कर्नाटक का क्या है? हम्पी। ये तो हुबली हो गया, एंड दूसरा हम्पी जहां पर बहुत सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंगन क्षेत्र किस से संबंधित है? सेंगन क्षेत्र किस संघ से संबंधित है? सेंगन क्षेत्र, ऑप्शन दिया गया है आईएसए, सार्क, G20 और यूरोपीय संघ। तो याद रखिएगा जो सेंगन क्षेत्र होता है, एक्चुअली इसमें ना, इस सेंगन क्षेत्र में सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसमें करीब करीब आपके 27 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, 27 इसके सदस्य देश होते हैं इस सेंगन क्षेत्र के, और जिसमें 23 जो है यह आपको पूछा गया कि इसका इस संघ से किस संघ से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह यूरोपीय संघ से संबंधित है। किससे? EU से यह संबंधित है। नाउ एक्चुअली इस EU के यहाँ पर 23 देश इसमें सम्मिलित हैं, रेस्ट ऑफ 4 जो है वो अलग है, रेस्ट ऑफ 4 जो है ये अलग है, ठीक है, अलग देश हैं। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उतना ही केवल लें जितना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। अब चूंकि ये क्षेत्र बोला किसको जाता है,
तो ये जो आप देख रहे हैं 27 कंट्रीज, इन कंट्रीज में आप जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, वीजा वगैरह लगता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं। लेकिन इनका क्या है कि आंतरिक सीमा मतलब आंतरिक जो सीमा है इनका पूरा नियंत्रण है, खुल करके कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। इसके जो आपस में सदस्य देश हैं इनको ऐसा नहीं कि किसी प्रकार के प्रतिबंधित है या कोई बैंड लगा है या इनको वीजा वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं, ये आपस के जो देश है यहाँ पे बिल्कुल फ्री, ओके, फ्री तरीके से यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। यानी आंतरिक सीमा पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। कहने का बाह्य सीमा पर है, बाहर जाने के लिए है, लेकिन इनके बीच का जो है इसी को बोला गया है सेंगन क्षेत्र। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका ये भी एक पॉइंट लिख लें कि इस क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी। तो इसको इन 19 यहाँ लिख लें, ठीक है, यहाँ पे लिख लें 1995, ओके। 26 मार्च डेट अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो चलिए मैं लिख देती हूँ 26 मार्च, कुछ ज़्यादा ही वो बढ़ जा रहा है ना, 26 मार्च 1995 में, 26 मार्च 1995। अब बात आती है यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ के जो आपके कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल कौन हो गए हैं, चार्ल्स मिशेल। कौन है अध्यक्ष इसके, चार्ल्स मिशेल, चार्ल्स मिशेल, ओके, चार्ल्स मिशेल, इन नाम को ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय संघ के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 4 बालीडंगा और अमखोई वुड फॉसिल पार्क को नए जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? फर्स्ट है असम, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है पश्चिम बंगाल, एंड डी हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने किया है? तो देख लेते हैं क्या होगा। किस राज्य सरकार ने 4 बालीडंगा और अमखोई, 4 बालीडंगा और अमखोई वुड फॉसिल पार्क को नए जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको क्या किया गया है, घोषित किया गया है। चलिए आंसर है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चूंकि पश्चिम बंगाल की बात आती है तो सबसे पहले लिख लें कि ये जो है 3 अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन सा है वो? बांग्लादेश, ओके, इसके अलावा नेपाल, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, एंड थर्ड आपका हो जाएगा भूटान, ठीक है, भूटान। अब बात आती है, चूंकि यहां पर कितना बोला गया है कि 4 बालीडंगा अमखोई वुड फॉसिल पार्क को नए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि टोटल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं भारत में, जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं अगर ये पूछा जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं इसको मिलाते हुए टोटल भारत में 37, इसको मिलाते हुए, ठीक है, 37वां। चूंकि ये क्या था आपका 37वां रहा है, कौन सा? ये आपका 37वां रहा पश्चिम बंगाल। तो टोटल भारत में 37 आपके विश्व जैव विविधता विरासत स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा, विरासत स्थल की बात की गई है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि टोटल आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं पूरी दुनिया में, कितने हैं? पूरी दुनिया में 36 हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर पूछा जाए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, पूरी दुनिया में कितने हैं? अगर पूरा दुनिया का पूछा जाए, वर्ल्ड में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? पूरे वर्ल्ड में कितना हो जाएगा? 36। और अगर विरासत की बात की जा रही है तो 37 है। कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। दूसरी चीज, ये तो पूछा है वर्ल्ड का, अगर पूछे कि इंडिया में कितने हैं, भारत के संदर्भ में पूछे जाए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इंडिया में कितने? 4 हैं। और कौन कौन से हैं वो हॉटस्पॉट, कौन कौन से हैं इंडिया के, इसको भी देख ले। इंडिया का कौन कौन सा है तो लिख ले, यहाँ पर पूछ लेता है एग्जाम में, ये आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा, ओके, भारत बर्मा हो गया। इसके अलावा आपका सुंदरलैंड हो गया। कौन सा? सुंदरलैंड, सुंदरलैंड हो गया। तो ये कुछ आपके जो हो गए हॉटस्पॉट हो गए। कहाँ हो गए? ये आपके हॉटस्पॉट आपके ये सभी के सभी को आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये डिटेल्स आपको ध्यान रखना है, क्लियर? ये डिटेल्स याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह आप लोग करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को मंजूरी दी है? फर्स्ट किसने दिया है? कार्बन
बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को मंजूरी दी है? ऑप्शन है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यूरोपीय संघ एंड G20। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दिया है? आंसर यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा आंसर? यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ ने दिया है। चलिए, अब चूंकि बात आती है किसकी? यूरोपीय संघ ने दिया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं इस पे क्या क्या डिटेल्स दी गई है। चलिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं, हालांकि इसमें और जरूरत नहीं क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि कार्बन के उत्सर्जन में और किसमें है, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात की गई है, तो यूरोपीय संघ ने जो है इसको मंजूरी दे दी है, यूरोपीय संघ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? क्या है? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है यह चलाया गया था। फर्स्ट थिंग, गोदावरी और गंगा, हाँ अगर पूछा जाए कि गंगा का संबंध किससे है, तो गंगा को लिख लें कि यूक्रेन में जो मेडिकल स्टूडेंट फंसे हुए थे, यूक्रेन में जो भारतीय मेडिकल स्टूडेंट थे। ठीक है, कहां पर? यूक्रेन में। यूक्रेन में क्या हुआ था? जो आपके इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, यानी भारतीय जो फंसे हुए थे, या भारतीय लिख लें, काफी है इतना, भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, ओके, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। ठीक है, चलिए, और भारतीयों में मेडिकल छात्र था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन, विश्व कौन सा दिया गया है? मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 25 अप्रैल को आयोजित किया गया। इसे टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट की थीम के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा है, पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? ठीक है, चलिए नाउ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर पूछा जाए कि विश्व, ये जो 25 अप्रैल आप देख रहे हैं आयोजित किया गया, 25 अप्रैल को आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइम जो इसको स्थापना की गई थी विश्व मलेरिया दिवस की, वो कब की गई थी? विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना इसकी कब की गई थी? इन 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। भारत ने क्या किया है? भारत ने 2027 तक, भारत का टारगेट क्या है? 2017 तक क्या करना है? मलेरिया को, भारत ने टारगेट क्या किया है कि 2027 तक मलेरिया मुक्त करना है, मलेरिया मुक्त। ओके, और 2030 तक क्या करना है? 2030 तक इसे, बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है। ओके, बीमारी को पूरी तरह से, इसको भी लिख लें, बीमारी को पूरी तरह से खत्म, तो दोनों ईयर ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से खत्म करना है इन 2030। क्लियर? ये तो हो गई बात 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल की अगर पूछा जाए कि आपका किसके बारे में है ये, और हाँ WHO के द्वारा स्थापित किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, WHO के द्वारा इसकी स्थापना इन 2007 में किया गया है। नाउ WHO का अगर पूछा जाए कि महानिदेशक कौन है, WHO का एग्जाम में आता है, तो WHO के बारे में कुछ यहाँ 2-4 पॉइंट्स बस लिख लें। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस, टेड्रोस घेब्रेयेसस इसके महानिदेशक हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके टोटल जो है 194 इसके सदस्य देश हैं। ओके, 25 अप्रैल को आयोजित किया गया ये, और 24 मार्च को, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके साथ विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग, विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग
दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 मार्च को, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस जो है यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? R21 नामक एक मलेरिया टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश किसको? R21 नामक ये एक क्या है? मलेरिया का टीका है, इसको मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, घाना, रवांडा, युगांडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? घाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना। ठीक है, घाना किसके द्वारा है? तो इसको, इस टीके का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड। ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन, लंदन। ठीक है, इसके द्वारा इस टीका को विकसित किया गया है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय विमानन सुरक्षा को किस श्रेणी में रखा है? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? कैटेगरी 1 ए में रखा है। किसने? यूएस फेडरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किस में रखा है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में भारत के कुल निर्यात कितना था? ऑप्शन ए 710 अरब डॉलर, बी 680 अरब डॉलर, सी 740 अरब डॉलर एंड डी 770 अरब डॉलर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर, डी। बस केवल इसमें डिजिट दिया गया है, इसमें और कुछ नहीं देखना है, केवल इतना करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 21 का डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों को होस्ट करने वाला अभिलेख पटल, क्या नाम है? अभिलेख पटल। ये क्या है? वन काइंड ऑफ पोर्टल है। किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, बी राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, सी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रीय लेखागार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में, 26 में। ठीक है, और इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एडविन लुटियन ने इसका डिजाइन किया था। एडविन लुटियन ने क्या किया था? इसका डिजाइन किया था। इसका डिजाइन किया था किसका? इस अभिलेखागार का, इस अभिलेखागार का। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस वायुसेना ने अभ्यास इनिओचास 23 की मेजबानी की है? इनिओचास 23 की। ओके, अमेरिकी वायुसेना, हेलेनिक वायुसेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल, जापान एयर सेल्फ डिफेंस कोर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लेते हैं। बी हेलेनिक वायुसेना। किसने किया है? हेलेनिक वायुसेना ने। ओके, हेलेनिक वायुसेना ने। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने द स्टेट्स ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, UNFAO, UN वीमेन। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूछा गया है किस संस्था ने जारी किया है? किस संस्था ने द स्टेट्स ऑफ ह्यूमन इन एग्रीगेट फूड सिस्टम इस शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा सी UNFAO, जिसकी स्थापना, UNFAO की स्थापना कब की गई है? इन 1945। ओके, 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। रोम, इटली इसकी हेडक्वार्टर है। ओके, रोम, इटली इसकी हेडक्वार्टर है। अब बात आती है चूंकि वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक में कितने इसकी, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके टोटल 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक में। एंड इसके जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ओके, अजय बंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, अजय बंगा और अजय लांबा दो नाम हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, मैती समुदाय वगैरह जो केस रहा कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, वहां के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका अध्यक्ष अजय लांबा को बनाया गया था। विश्व बैंक का अध्यक्ष चूंकि भारतीय मूल के हैं तो उनको अजय बंगा को बनाया गया, जिन्होंने जून में अपना कार्यभार संभाला। इसको जरूर याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ हालांकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है अजय लांबा और अजय बंगा में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इन 1945।
इन 1945। चलिए अब बात आती WEF की, विश्व इकोनॉमिक फोरम। ओके, विश्व आर्थिक मंच यानी इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब की गई? इन 1971। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा में है। उड़ीसा में मैग्रोपिट्टा की पहली बार जनगणना की गई। मैग्रोपिट्टा किसकी प्रजाति है? मछली की, फिश की, कछुआ की, पक्षी की, मगरमच्छ की। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं मैग्रोपिट्टा, पिट्टा जिसको जो नाम दिया गया है, और पिट्टा मैंगरेचा भी बोला गया है, ये बहुत खूबसूरत सा एक पक्षी है। ओके, तो किसकी प्रजाति हो गई? जनगणना की गई मैग्रोपिट्टा की, तो किसकी प्रजाति है ये? प्रजाति किसकी है? तो ये होगा आंसर, पक्षी की प्रजाति है। बहुत खूबसूरत सा ये पक्षी है। ठीक है, और इसको IUCN के द्वारा संकटापन में रखा गया है, संकटापन की सूची में डाल दिया गया है। बहुत खूबसूरत सा है। इसको मैंने रियल में नहीं देखा है, मैं तो यूट्यूब के द्वारा जो बच्चों का वो आता है ना, जिसमें एनिमल्स वगैरह देखते हैं बच्चे, मैंने उसमें ही देखा है। ठीक है, तो संकटापन बहुत लेकिन खूबसूरत है। आप लोगों को मौका मिले जरूर देखिएगा। दूसरी चीज है, ये उड़ीसा में तो पाया ही जाता है। क्या बोला गया है कि उड़ीसा में पाया जाता है, इसके अलावा या पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी ये पाया जाता है। और उड़ीसा में बोले तो कहां पर? भीतरकनिका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार भारत में जल निकायों की संख्या के मामले में सिर्फ 3 राज्य, ओके, सिर्फ 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है, किसमें है? बोला गया है जल निकायों की पहली जनगणना, जल निकायों की पहली जनगणना। भारत में जल निकायों की पूछा गया है संख्या के मामले में, तो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सेकंड है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। डी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश। चलिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत जो है कितने जल निकायों से घिरा हुआ है, अगर यहाँ पे सवाल ये पूछ लिया जाए कि भारत जो है कितने जल निकायों की तरफ से घिरा हुआ है, भारत के बारे में अगर पूछ लिया जाए या पूछा जाए कि भारत जो है दक्षिण की तरफ किस जल निकाय से घिरा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कभी भी पूछे कि भारत कितने जल निकायों से घिरा हुआ है, तो क्या होगा? साउथ में हिंद महासागर, इधर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, एंड इधर क्या है? अरब सागर। तो ये तीन ओर से किससे है? ये तीन ओर से है जो है आपके किससे घिरा हुआ है? जल निकायों से घिरा हुआ है। या क्वेश्चन ये पूछे कि भारत दक्षिण में किस जल निकाय से घिरा हुआ है? हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली जल निकाय गणना के अनुसार कुल जल निकायों में तालाब का कितना परसेंट है? तालाब का कितना परसेंट है? 29.6%, 37.8%, 59.5%, 68.3%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना है? 59.5%। अगर पूछा जाए सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो 59.7% के साथ टैंक सेकंड पे है, टैंक। ओके, एंड थर्ड में एक और डाटा आप लिख लें, यहाँ पर जलाशय को लिख लें, जलाशय। ये कितने परसेंट पे है? 12.1% है, 12.1%। तो ये थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पे लिख लें इसको, थर्ड पर है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सारा नामक विश्व की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज, एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एमिरेट्स एयरलाइंस। कहाँ का है ये? दुबई। कहाँ का है ये? दुबई। दुबई यानी UAE, दुबई यानी UAE। और UAE का मतलब क्या हो गया? भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। UAE यानी भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक, है ना, चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश, भागीदार देश। ओके, चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट वो ये भी है कि चलो ये तो UAE की बात हो गई, दूसरा आपका आ जाएगा कि अगर पूछा, ये तो चौथा सबसे बड़ा है, तो फिर पहला कौन सा है? पहला अमेरिका है, दूसरा, सॉरी ये तीसरा है,
भारत का ये तीसरा है, यूएई है ना, तीसरा सबसे व्यापारिक भागीदार देश है। दूसरा आपका चीन है, थर्ड आपका यूएई हो गया, थर्ड आपका कौन सा है, यूएई है, एंड फोर्थ आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सऊदी अरब है, ये ध्यान रखिएगा। आजकल हमारा यूएई के साथ एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ समझौता हुआ है, ठीक है, यूएई और, क्योंकि यहाँ पे की जो आपकी सीबीएसई की जो एक प्रशासनिक कार्यालय है वो भी दुबई में खोली जा रही है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। हाल में ही विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नारायण वागुल, बी कल्पना मोरपारिया, सी केवी कामत एंड डी अजय पीरामल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट नारायण वागुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नारायण वागुल। ओके, ए इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सालार दे आटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र है? अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चिली। चिली, ठीक है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। और दूसरी चीज कि चिली को भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th सदस्य बन गया है, ठीक है। चिली जो है आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 95th जो है मेंबर बन चुका है। 95th मेंबर कौन है? ये 95th मेंबर जो है यह बन चुका है। इसके अलावा और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस एरिया में लिथियम भी बहुत मिलता है। लिथियम के भी जो है काफी सारे कह सकते हैं कि भंडार जो है यहाँ पर पाए गए हैं। लिथियम, अधिकांश जो लिथियम मिलता है, पाया जाता है, वो यहीं पर लिथियम का भंडार चिली में है, ठीक है। और एक न्यूज ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी जम्मू कश्मीर से, हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम के काफी भंडार पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में, ओके, लिथियम के जो है भंडार बहुत अधिक मात्रा में, करीब 59 लाख टन का भंडार मिला है। करीब करीब कितना मिला है? 59 लाख टन, इतना टन का जो है भंडार मिला है। लिथियम का जो बेस्ट यूज है वो होता है आपकी रिचार्जेबल बैटरी बनाने में। रिचार्जेबल बैटरी, ओके, रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में लिथियम का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? नाउ अब बात आती है, हालांकि चलिए ठीक है, इतना काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदरवाइज नहीं तो हम लोग यहाँ पर, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है फर्स्ट 11 अप्रैल 2023, 28 मार्च, 24 अप्रैल, 20 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? 31 बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति दिवस पूछा गया है ना। कूटनीति का दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल, 28 मार्च, 24 अप्रैल, और ये क्या दिया गया है? 20 मार्च। चलिए, तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख लें। इसका होगा राइट आंसर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल होगा, ठीक है, 24 अप्रैल। दूसरी चीज ये क्या है? ये पहली बार ऐसा मनाया गया है, पहली बार जो है यह मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था? 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल 2019 को ये मनाया गया था। इसके अलावा आपका 24 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस है ना। और इसी के दिन क्या हुआ था? आपका 73वां संविधान संशोधन जो है, क्यों मनाया जाता है इसको? क्योंकि इस दिन ये संविधान संशोधन लागू हुआ था। संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था, ठीक है। और इसे इतना भव्य रूप से मनाया जाता है, इसे राष्ट्रीय राजधानी के बाहर मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दूसरी चीज है 20 मार्च, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बिहार के संदर्भ में, क्योंकि इस दिन क्या है? वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गोरैया दिवस। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गोरैया दिवस, विश्व गोरैया दिवस, ठीक है, विश्व गोरैया दिवस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में बंसोई गांव की महिलाओं को पहली बार मोरंग में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड में एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, इस मोरंग के जो फेस्टिवल है, इस मोरंग में महिलाओं को जाना बिल्कुल मना था, वर्जित था, बैंड था।
लेकिन अब यहाँ महिलाएं गई ही नहीं है, वहां जाकर के ड्रम भी बजाई है, ठीक है, उन लोग वहां जाकर के ड्रम भी बजाई है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV C55 के मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने TELUS यानी TLUS 2 लॉन्च किया, इसने ल्यूमलाइट 4 लॉन्च किया, इसने सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। कौन सा स्टेटमेंट क्या पूछा है? सही है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है? सही है, सही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2 और 3। सी पूछा है केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों सही है, ये भी सही है, ल्यूमलाइट और ये सिंगापुर के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। टोटल इसने टारगेट किया है 9 उपग्रह का सिंगापुर का करेगा, तो खैर वो आगे की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ और ये PSLV की कौन सी उड़ान थी? तो ये PSLV की 57th उड़ान थी, 57th उड़ान थी, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि अभियान को शुरू किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि अभियान? सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने शुरुआत की है संगठन से समृद्धि? तो यह शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। अब बात आती है, चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर के पूछा जाए कि इसको किसके तहत आरंभ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इस पहल को यानी संगठन से समृद्धि जो अभियान है इसको स्टार्ट किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये इसको ध्यान रखना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मैं ब्रैकेट में फिर लिख दे रही हूं, दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसके तहत इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब बात आती है, चूंकि डे NRL है तो यहां पर इसके कब लाया गया है, इस मिशन को कब लॉन्च किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना को इसको कब लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया था आपका 2014 में। कब? 14 सितंबर को, 25 सितंबर, 25 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना। क्या है? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी को कम करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना को जो है लाया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ग्रामीण विकास मंत्री हमारे कौन है? अगर पूछा जाए इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक है। दूसरी चीज, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? हालांकि छोड़ दें इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व विकास रिपोर्ट के संदर्भ में दिया गया, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 184 मिलियन लोग अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही है ये पूछा गया है, कौन सा सही है, ठीक है। करेक्ट, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, दोनों सही है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस निम्नलिखित में किसे द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या है? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से। किसको? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बी ONGC, सी NTPC, डी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। नाउ ये तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गई। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है,
महारत्न कंपनी है और वर्तमान में टोटल कितनी महारत्न कंपनी है? टोटल 13 है। इसमें अगर पूछा जाए कि 12 यानी 12th कौन सी है? REC है। REC का मतलब हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ओके, कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ये क्या है? महारत्न है। 12th एंड 13th बोला जाए महारत्न कौन सा है? तो OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों याद रखिएगा। इस क्योंकि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह आपकी 13 हो गई है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? भारत, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसने किया है? तो अगर पूछा जाए एशिया संस्कृति मंत्रियों की है ना, तो मंत्री कौन है? हमारे भारत के संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, ओके, जी किशन रेड्डी। अब बात आती है, चूंकि बोला गया है कि किसमें है? भारत मध्य एशिया। भारत मध्य एशिया, तो इसमें कौन कौन से जो देश हैं पार्टिसिपेट किए हैं? ये तीनों हैं। इसके अलावा यहां पर तुर्कमेनिस्तान को आप लिख लें, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और आपका एक आ जाएगा उज्बेकिस्तान। ये दोनों भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ये दोनों भी इसमें शामिल रहे, ये दोनों भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्जीनिया नॉरवुड, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पाश्चात्य संगीत, साहित्य, एरोस्पेस, जेनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोस्पेस। ओके, कौन पूछा है? वर्जीनिया नॉरवुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नवीनतम ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान आ जाएगा भारत का? भारत का कौन सा स्थान होगा? देख लेते हैं। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान जो है यह तीसरा है। भारत किस पोजीशन पर है? यहाँ पर भारत तीसरा पोजीशन पर है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट कहाँ गया? यहाँ है, अमेरिका हो गया। सेकंड में कौन होगा? चीन हो गया, सेकंड में चीन है। थर्ड में आपका, अच्छा तीसरा यहाँ लिखा है, हमें भारत लिखना है। थर्ड में क्या है? भारत है। पूछा गया है कि इसमें भारत का पूछा था ना, किसमें? ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक को पूछा है, भारत की रैंक को। तो भारत हमारा किस पे है? थर्ड पे है। अगर पूछा जाए भारत में टोटल कितने यूनिकॉर्न है? 130 भारत में यूनिकॉर्न है। और टॉप में अगर पूछा जाए, टॉप में कौन है? तो बाइजूस जो है आपका टॉप में है। सेकंड में आपका ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11। एंड थर्ड में आपकी कौन सी है? स्विगी जो आपकी थर्ड है। ठीक है, ये क्रम से है। बाइजूस टॉप है, ड्रीम 11 है, स्विगी आपकी थर्ड पे है। और पूरे अगर इसमें पूछा जाए कि कंपनी में अगर ये किया जाए कि ह्यूरन ग्लोबल टॉप 500 कंपनीज में, ओके, यूनिकॉर्न की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनीज की बात कर रही हूँ। अगर इसमें पूछा जाए तो भारत जो है, भारत ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनीज में अगर पूछा जाए तो भारत 5th पोजीशन पर है, भारत 5th पोजीशन पर है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने शुरुआत किया है? बी, केरल ने शुरुआत किया है, केरल ने शुरुआत किया है। ठीक है, केरल की है ये प्रोजेक्ट। किसकी है? तो केरल की है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, मुरकुत वेंगा कांडी शंकरन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किसके प्रवर्तक माने जाते थे? केरल की नौकादौड़, आधुनिक कलरू पेड़ू, शून्य बजट खेती, आधुनिक भारतीय सर्कस। एक्चुअली आधुनिक भारतीय सर्कस का इनको पितामह बोला गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनको पितामह बोला गया है भारतीय सर्कस का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंडिया हैंडमेड ई कॉमर्स पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आयुष उत्पाद के लिए, हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए, जनजातीय उत्पाद के लिए, भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए, फॉर हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के लिए इंडिया हैंडमेड ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। और इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये तो पोर्टल की बात हो गई। अगर इसको पूछा जाए कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है तो क्या होगा? कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ओके, पीयूष गोयल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा। ओके, दोनों का नाम है सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा। कहां का है ये? वेस्ट इंडीज का। ओके, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज का। नेक्स्ट है, किस संगठन ने आहार में मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथा शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया है? नीति आयोग, एफसीआई, आईसीएआर, आरबीआई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संगठन ने किया है? किस संगठन ने इसको किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जिसकी गठन की गई थी 1 जनवरी 2015। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन होते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष कौन हो गए? सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी। ओके, और इसका अगर पूछा जाए कि सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो कौन होगा? वीवीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी, अनिल काकोडकर, सचिन तेंदुलकर, सुलोचना लत्कार। तो किसको दिया गया? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, गोवा, राजस्थान। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोवा। राइट आंसर क्या होगा? गोवा। ओके, अभी गोवा में क्या किया है? गोवा के एक उत्पाद है काजू को, ठीक है, गोवा के काजू को अभी जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा गोवा में पहली बार 37वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम 37वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोवा में, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। ओके, और यहाँ पे बोला क्या गया है? इसको सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित की गई है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया सांची सोलर सिटी एंड फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, तो नाम आएगा अयोध्या का। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना के कमांड पोस्ट पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन है? ओके, नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन है भारतीय वायुसेना के कमांड पोस्ट पर? देख लेते हैं। कमांड पोस्ट पर ऑप्शन है वीना तिवारी, वर्षा ठाकुर, शैलजा चौधरी, शालिजा धामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शालिजा धामी। क्या हो जाएगा? शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है ये आपकी भारतीय वायुसेना के कमांड पोस्ट पर नियुक्त होने वाली है। प्रथम महिला है तो इंपॉर्टेंट है। प्रथम अगर किसी में भी पूछ लेता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को आरंभ किया है? किस संस्था ने? नीति आयोग, EAC, PM, ओके, RBI, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने इसको शुरुआत की है? ठीक है, किसने शुरुआत किया है? RBI ने। किसने किया है? हर संस्थान हर पेमेंट डिजिटल मिशन, यानी पेमेंट जो होगा, जो भी पेमेंट करना है वो क्या होना चाहिए? डिजिटल रूप से होना चाहिए। तो किसने शुरुआत किया है? RBI ने किया है। ठीक है, और किसके तहत किया है?
तो ये है आपका डिजिटल भुगतान जागरूकता। एक्चुअली डिजिटल भुगतान जागरूकता जो है सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, सप्ताह का आयोजन किया जा नहीं रहा है, किया गया। और उसी के तहत, इसी सप्ताह प्रोग्राम के तहत, सप्ताह 2023 लिख लें, ठीक है। और इसी के तहत क्या किया गया, इसी प्रोग्राम के तहत आपका हर पेमेंट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो आरबीआई के द्वारा किया गया। इसी के तहत इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें इसकी एक खासियत ये थी कि आज़ादी के कितने ईयर्स हो गए, 75 ईयर्स हो गए। तो आज़ादी के 75 ईयर्स होने पर 75 अंकों का क्या किया गया है, एक कह सकते हैं कि अंकों को गोद लेना, और चले ठीक है इसको छोड़ दें, 75 अंकों को गोद लेना और इतने डिजिटल मिशन को आरंभ करना है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया है? किस संस्था ने लॉन्च किया है, ठीक है। यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एंड नीति आयोग। तो किसने किया है? क्वेश्चन फिर से देखें, नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है, किस संस्था ने किया है? आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यूएमओ। आप डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ के द्वारा किया गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। इसकी अगर बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ होगा ये? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसमें टोटल 192 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, 192। भारत भी क्या है, इसका सदस्य है, भारत भी इसका मेंबर है, भारत भी इसका सदस्य है। ओके, नाउ अब बात आती है, चूंकि ये तो हो गया आपके इसको लेकर के, अब हमें देखना है कि बोला है ग्रीन हाउस को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार का बहुत एक इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस। बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन है। पहले जब इसमें ऑप्शन ई चलता था तो पूछ लेता था कि कौन से इसके मुख्य घटक हैं, तो उसमें आंसर ई होता था। क्यों? क्योंकि इसके अगर मुख्य कंपोनेंट्स की बात की जाए, मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो क्या होगा? H2O है, यानी जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सभी इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। ये सभी के सभी इसके ग्रीन हाउस गैस के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ सवाल एक ये है कि सबसे अधिक जो मेन जो ग्रीन हाउस गैस का कंपोनेंट है, जो सबसे अधिक इससे ग्रीन हाउस गैस जो हमारा कह सकते हैं कि पॉल्यूशन फैल रहा है, सबसे अधिक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 पर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 पर होगा, ठीक है। सेकंड कौन सा होगा? मीथेन, सेकंड पोजीशन पर मीथेन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 64%, और इसकी कितनी है? ओनली 16% है। इसमें डिफरेंस इतना बड़ा है, लेकिन अगर हमारे ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट वही कर रहा है। दूसरा हमारा CH4 है, थर्ड पे हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड पे हमारा आएगा O3 आएगा। उसके अलावा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है। तो खैर इतनी की नहीं, मेन जो है, मेन कौन सा ये पूछ लेता है, ठीक है। चले, तो ये हो गए हम लोगों के टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे, करीब 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को कहीं भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर आप लोग पूछ लें कि अगर कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो। ओके, किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे, कुछ ऐसा लगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई अपना सुझाव भी देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। एज मच एज रिविजन भी किया करें। तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।